पिछले सत्र में हम लोगों ने खूब बड़ी बड़ी बातें कर ली, समाधि, संयम, एक तो ये अनुमान के आधार पर ही है, मुझे तो समाधि हुई नहीं है। समाधि तो बहुत दूर की बात है, न ध्यान हुआ है न धारणा हुआ है। संयम और आगे की बात होती है। तो एक प्रकार से हमने जो सुना है, मैंने जो सुना है बाबा जी से, फिर कुछ सोचा, हम दोस्तों ने मिलकर थोड़ी बहुत चर्चाएं की है, उसके एक निष्कर्ष हैं। ऐसा लगता है कि ये सब आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, तो यही मान के हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ यदि प्रश्न है तो इन पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। हेलो जी। हाँ भैया, तो बिना जीवन के भी शरीर जीवंत रहता है, ऐसा आपने कुछ उसको थोड़ा और ऐसे तो ऐसा भी बोलते हैं ना कि जीवन शरीर को जीवंत रखता है। जीवंत का मतलब शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वो जीवन तक पहुंचे, इसका नाम है जीवंतता। जैसे मान लीजिए पैर में दर्द हो रहा है, ये जीवन को पता चले, तब उसको कहेंगे शरीर जीवंत। आंख से कुछ मुझे दिख रहा है, वो जीवन को पता चलता है। आंखें ठीक है, आंखें खराब है, ये सारी चीज शरीर और जीवन के संबंध बने रहे, इसका नाम जीवंतता है। दूसरा, जीवन में कोई इच्छा हो, विचार हो, उसको शरीर के द्वारा व्यक्त कर सके, उसमें जीवन के अनुसार चलने में समर्थ शरीर हो, तो उसको जीवंत कहेंगे। अब हम बार बार कहते हैं, ये बात बार बार आती कि जीवन शरीर को छोड़ दिया। इस पर हमको थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए। देखिए, शरीर को क्या जीवन पकड़ा हुआ है? ज्यादा सामने हो जा रहा है। तो शरीर को जीवन क्या पकड़ा हुआ है? जीवन शरीर को हेलो। हाँ जी, कुछ लोग नए आए हैं। सभी आ गए क्या? कुछ लोग बचे। एक बार जो नए आए हैं उनका परिचय हो जाए। नवीन भाई, आप आ जाइए, आप लोग आ जाइए। ठीक है, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो बार बार एक प्रश्न आता है कि जीवन ने शरीर को छोड़ दिया, पकड़ लिया। तो क्या जीवन भौतिक रूप से तो शरीर को पकड़ सकता ही नहीं है, क्योंकि गठनपूर्ण परमाणु है, वो अणुबंधन में आता ही नहीं है, भार बंधन में आता ही नहीं है, किसी रासायनिक संरचना का भाग होता ही नहीं है। तो जुड़ा तो वो रहता है नहीं। जुड़ाव किस प्रकार का रहता है? जीवन और शरीर का एक प्रकार का कनेक्शन है, जिसके लिए मैंने ब्लूटूथ और मोबाइल का एक उदाहरण दिया था। ये डायरेक्टली भौतिक रूप से जुड़े ना होकर कोई कनेक्शन है एक दूसरे का, उस प्रकार का एक है। तो उसमें जीवन का शरीर पर नियंत्रण कितना है? तो ये जीवन शरीर को बढ़िया पाल पोस सकता है, खिला सकता है, सुंदर बना सकता है, सजा के रख सकता है, कुरूप बना सकता है, और तो और इसको मार डाल सकता है। उठा के रेल के पटरी में पटक देता है, किसी बड़ी बिल्डिंग से नीचे छलांग लगवा देता है, खत्म। इतना नियंत्रण जीवन का शरीर पर है। उससे जुड़ा नहीं, लेकिन इतना नियंत्रण है।
शरीर का भी प्रभाव जीवन पर पड़ता है। जैसे हमारे पेट में दर्द होता है तो हम परेशान होते हैं, मतलब जीवन परेशान होता है। आंख से दिखता नहीं तो हम रोते हैं। तो शरीर का भी प्रभाव जीवन पर पड़ता है। पर शरीर का प्रभाव जीवन पर पड़ता है, पर उससे प्रभावित होना या न होना जीवन पर भी निर्भर करता है। जैसे कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत कुरूप है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। कोई बहुत मोटा तगड़ा है, उससे वो खुश रहता है। कोई बहुत मोटा तगड़ा नहीं है, दुबला पतला है, उससे भी वो खुश रह सकता है। तो शरीर के बीमारी से कुछ लोग अप्रभावित रहते हैं। अभी किसी को हम देखते ही बीच बीच में कहानियां सुनते ही हैं, उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं, उन्होंने ये कर लिया वो कर लिया जो हाथ पैर वाले नहीं कर पाते। तो शरीर के अक्षमता का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता है। जीवन यदि चाहता है तो पड़ता है, नहीं चाहता है तो नहीं पड़ता है। तो एक तो कनेक्टेड एक अलग प्रकार से है, जुड़ा नहीं है, लेकिन एक दूसरे से किसी प्रकार से संबंधित है, एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। पर शरीर के प्रभाव से जीवन का प्रभावित होना या न होना जीवन पर डिपेंड करता है। और जीवन से शरीर का प्रभावित होना जीवन की इच्छा पर निर्भर करता है। किसी भी सीमा तक इसको प्रभावित कर सकता है, मार डाल सकता है, यहां तक है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात इसमें देखेंगे कि अब मैं जैसे अपना उदाहरण लूं कि मेरे चाहने से ये हाथ उठता है, इसको कहूंगा स्वस्थ शरीर। एक समय में किसी के चाहने से हाथ उठता नहीं, इसको कहेंगे अस्वस्थ शरीर। मेधस तंत्र में कोई खराबी आ गई, उसके कारण मैं दायां हाथ उठाना तो उठाता हूं, बायां हाथ उठता है। यहां तक ले जाना चाहता हूं, वहां तक चला जाता है। ये धीरे धीरे आयु होने पर हम देखेंगे कि पैर हमारे सीधे चलते नहीं है, लड़खड़ा के कमर पकड़ लेती है, पैर पकड़ लेता है। ऐसे कई प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं। नसों में आते हैं, मसल्स में आते हैं, हड्डी में आते हैं और ब्रेन में भी आ जाते हैं। जैसे कुछ लोग हकला के बोलते हैं, वो चाहते हैं क्या? नहीं, वो चाहते नहीं है, फिर भी वैसी आवाज़ निकलती है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, वो बीमारी के लक्षण है। हम अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमारा मुख्य जो सब्जेक्ट है वो भटक जाएगा। तो जीवन और शरीर में स्वस्थ शरीर वो है जो जीवन के अनुसार चलता है। ये इसका दूसरा भाग है। तो जीवन के अनुसार शरीर चलता है। अब इसमें मैं कहूँगा कि मैं शरीर को छोड़ दूंगा। हमने एक बहुत बार जो लोग जीवन विद्या सुन लेते हैं, वो लोग कहते हैं वो मर गया नहीं बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? उसने शरीर छोड़ दिया। सामान्य भाषा क्या, वो मर गया, वो मर गए। बहुत सम्मान से बोलना है तो बोलते हैं मर गए, देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई, ये भाषा बोलते हैं। लेकिन जो जीवन विद्या सुन लेता है, दर्शन को थोड़ा सा पढ़ लेता है, वो बोलता है उसने शरीर छोड़ दिया। मुझे भी लोग बोलते हैं छोड़ दिया। कई बार मैं मजाक करता हूँ, पूछता हूँ कि यार मैं तो चाह के भी शरीर को छोड़ नहीं सकता, जबकि मैंने कई शरीर यात्राएं की है जिसमें शरीर को छोड़ा ही हुआ है। भाई इसके पहले सीधा तो यहाँ नहीं आया हूँ, है ना। 2-4 पहले मानव शरीर यात्रा भी रही होगी, जानवरों की भी रही होगी। तो कितने भी बार छोड़ लिए, हमारे पास वो अधिकार नहीं आता है कि जब चाहे छोड़ दूं। वो अधिकार नहीं आता। होता क्या है घटना, ये शरीर की मृत्यु हो जाती है। शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद वो छूट ही जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है, वो छूट ही गया, है ना। तो इसका नाम है शरीर छूट गया। हमने छोड़ा, ये भाषा बहुत बढ़िया नहीं तो फिर हर कोई छोड़ पाता। मैं तो कभी पहले छोड़ के निकल ही गया होता। और मैं सोचता हूँ कि हर आदमी की जिंदगी में ऐसा आता ही है मौका कि चले यार हो गया बहुत लेकिन वो जा नहीं पाता है। तो शरीर की मृत्यु क्या चीज है? एक भिन्न चीज है। शरीर की मृत्यु को यदि समझेंगे तो उसमें 3 बड़े फैक्टर हैं। तो पहला ब्रेन डेथ हो जाना, माने जीवन जो संकेत ब्रेन के माध्यम से देना चाहता है शरीर को, वो पहुंचता ही नहीं। जीवन ब्रेन को देता है, उससे नीचे जाता ही नहीं है, ब्रेन डेथ हो गया, जो अंतिम डेथ है। दूसरा है हार्ट बंद हो गया। हार्ट यदि बंद हो जाए तो थोड़े ही देर में खून जहां पर है वहीं रुक जाता है और वो खून की क्लॉटिंग हो जाती है। इसके बाद ब्रेन को मरना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन को तुरंत नया रक्त चाहिए बार बार, और बहुत अच्छे से उसमें
ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो बहुत सारी चीजें ब्रेन को जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो यदि हार्ट बंद हो गया तो ब्रेन को वो सब नहीं मिलेगा, ब्रेन डेथ कुछ समय में हो जाएगा। या लंग्स से यदि डेथ हो जाए, लंग्स ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचाने का प्राण काम करता है, ब्रेन में माने पूरे शरीर में, तो यदि लंग्स वहां पहुंचा नहीं पाया तो ब्रेन की थोड़ी देर में डेथ हो जाएगी। कुल मिलाकर डेथ ये तीनों में से कोई एक हो गया तो बाकी दोनों होते ही है। कौन सा पहले होगा ये सोचने की बात है। तो शरीर की मृत्यु होने के बाद जीवन शरीर को चला नहीं सकता, शरीर चलाने योग्य नहीं रहता, इसको मृत्यु कहते हैं। मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि जीवन ने शरीर को छोड़ दिया, नहीं, छोड़ ही नहीं पाते हम। और इसी में एक और बात कहते हैं कि मान लो जीवन शरीर को छोड़ दिया, जैसे हम कुछ घटनाएं सुनते हैं कि कोई शरीर से निकल के उधर चला गया, घूम के आ गया, जिसको हम बोलते हैं छोड़ दिया। वास्तव में वो छोड़ता नहीं है, शरीर पर नियंत्रण बनाए ही रखता है, और शरीर के थोड़ा बाहर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर से भी शरीर को ये कंट्रोल करता है। जैसे अभी मैंने सैटर्न का उदाहरण दिया, एक सैटेलाइट सैटर्न में चला गया, एक मार्स में चला गया, वो यहाँ से कंट्रोल्ड है, कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड उस रूप में है कि रेडियो वेव से कनेक्टेड है, लेकिन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कनेक्टेड है, किसी प्रकार फिजिकल विधि से कनेक्टेड नहीं है। और कनेक्टेड नहीं होते बावजूद हम बोलते हैं कि नहीं, ये जो सैटेलाइट है हमारे नियंत्रण में है, और एक समय में वही नासा या वही हमारा जो इसरो है कहता है कि ये हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया, माने वो जो कनेक्शन है वो खत्म हो गया। तो वैसे ही कभी जीवन जब शरीर से बाहर यदि निकल भी गया, एक्चुअली रहता बाहर ही है, ज्यादा 1, 2, 4, 5 मिलीमीटर दूर रहता है, 1-2 सेंटीमीटर दूर रहता है, ये हो सकता है। लेकिन यदि ज्यादा दूर भी चले जाए तो भी ये कनेक्शन खत्म नहीं होता, बना रहता है। तीसरी बात इसमें होती है समाधि, जो बात है हम लोगों ने किया, समाधि में वो क्षमता आ जाती है कि जीवन जो ब्रेन से जुड़ा रहता है, जिसको कहते हैं कि मन का जो परावर्तन होता है उसको वो रोक सकता है, तब जो है जीवन और शरीर का कनेक्शन टूट जाता है। और समाधि में जब वापस शरीर अध्यास आता है तो उसको रिकनेक्ट भी कर पाता है। वो योग्यता या क्षमता जो भी बोलिए वो समाधि में ही आता है। तो ये 3 अलग अलग बातें हैं। अब एक बार फिर से प्रश्न को सुनेंगे जी। प्रश्न क्या था एक बार बताइए। जी भैया, क्या जीवन में ये शक्ति होती है कि वो अपने शरीर को लंबे समय तक चला पाए? जैसे स्टीफन हॉकिंस के बारे में कहा जाता है कि उनको डॉक्टरों ने शुरू में कह दिया था कि ये शरीर ज़्यादा दिन तक चला नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने नहीं भैया, आप अपने शब्द दे रहे हैं, डॉक्टर ये नहीं बोला है कि चला नहीं पाएगा। देखो हम अपने शब्द बनाते हैं, चलाना तो उधर बोला ही नहीं जाता। शब्द हमने बनाया है, ये उनका ये स्टेटमेंट था। हाँ। कि वो अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि अगले 50 साल तक तो मैं जीवित रहूंगा। तो क्या जीवन में एक क्षमता होती है कि वो निर्णय पूर्वक अपने शरीर को लंबे समय तक जिलाए रख सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसी का तो नाम है जागृति, शरीर का मैक्सिमम यूज कर पाना, है ना। तो शरीर पर कुछ नियंत्रण है, इसको हम सजा के रख सकते हैं, सुंदर दिखा सकते हैं, 2, 4, 5 साल ज़्यादा खींच सकते हैं, किसी के लिए 50 साल भी खींचा जा सकता होगा। तो जीवन में वो क्षमताएं हैं। जो शरीर का आयुष्य कर्म होता है, मतलब किस शरीर की कितनी आयु है, इसका श्वासोच्छ्वास से कोई संबंध है? ये अभी चर्चा का मुद्दा ये नहीं है, है ना। अभी जो मुद्दे हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, बाद में उस पर आ जाएंगे। हम जीवन और शरीर के बीच के संबंध की बात कर रहे हैं। जीवन ने शरीर को छोड़ दिया, इस प्रकार की जो बात है उस पर बात कर रहे थे। तो ये क्या हो रहा है, जीवन और शरीर का एक संबंध है और एक विशेष प्रकार का एक प्रक्रिया है, उससे हम कह रहे हैं। और समाधि एक ऐसी चीज है जहां जीवन शरीर से अपने संपर्क को अलग कर सकता है,
और बाद में उसको रिकनेक्ट भी कर सकता है। पर ये बहुत ही रेयर घटना है, मतलब लाखों करोड़ों लोगों में किसी को होती है, और लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और नहीं होती। ऐसे किस्सों से भरा पड़ा है ना। वो जो दुनिया है उसमें भी यही माना जाता है कि ये लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों में एक को होता है। सामान्य जो हमारे जैसे लोग हैं जो यहाँ जीते हैं उनमें किसी को ये होता नहीं। जी भैया, समाधि की स्थिति में जीवन शरीर से अलग हो, उस स्थिति में शरीर, जड़ शरीर जो है वो वैसी ही स्थिति में कैसे बना रहता है? जीवन जब उसको नहीं चला रहा है। कीड़े मकोड़े में जीवन नहीं होता है, ब्रेन होता है। मध्य दर्शन एक नई चीज कह रहा है, मतलब नई चीज इसलिए कि आदर्शवादी से भिन्न कह रहा है। साइंटिस्ट ये मानते ही हैं कि इसको चलाने के लिए कोई जीवन नहीं, अपने आप चल रहा है। साइंटिस्टों का जो मानना है इस शरीर को चलाने के लिए कोई जीवन इवन कुछ होता है नहीं, खुद चलते रहता है। इसी के और छोटे जीवन में जाते हैं, छोटे शरीर में जाते हैं जिसको हम कीड़े मकोड़े कह रहे हैं। कीड़े मकोड़ों को भी वो ऐसा मानते हैं कि ब्रेन है जो उसको चला रहा है, कोई जीवन नहीं। मध्यस्थ दर्शन भी ये कहता है कि छोटे जो शरीर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उसको ब्रेन ही चला रहा है, उसमें जीवन नहीं है। तो एक जगह पर मध्यस्थ दर्शन और साइंटिस्ट एक ही बात कह रहे हैं। ठीक है, तो वहां भी जीवन नहीं है, वो चल रहा है। यहां पर मैं थोड़ी सी बात और कर देना चाह रहा हूं, प्रसंग आ गया है तो। जीव अवस्था के मोटे मोटे दो भाग देख सकते हैं, जिसको मैं अभी कीड़े मकोड़े लिख रहा हूं, जो दर्शन की भाषा में स्वेदज लिखा हुआ है। दूसरी भाषा है जैसे गाय जैसे बड़े शरीर है ना, इसमें ब्रेन है। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया तो क्षमा कर दीजिएगा, है ना, मैं अंग्रेज नहीं हो गया। जो अभी मैंने बोला उसका मतलब एक एक छोटे इसमें लिख दिया कि कीड़े मकोड़े में ब्रेन है, उसको चलाने वाला, और कुछ भी नहीं है, जीवन जैसी चीज नहीं है, क्रॉस लगा दिया, जीवन नहीं है। और गाय में, घोड़े में, कुत्ते में, शेर में जीवन भी है, शरीर भी है, ये जीवावस्था है। इसी को कह रहे हैं वंशानुषंगी। वंशानुषंगी क्यों कह रहे हैं? इसका जो आचरण है कीड़े मकोड़े का, इसके ब्रेन में रखा हुआ है। ब्रेन में रखा हुआ है कि उसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसी को वो खाएगा, दूसरे को खाएगा ही नहीं। कैसे जगह पर उसको रहना है, जिसको हैबिटेट कह रहे हैं, उसको उसी में वो फीड है, मतलब उसका जो सॉफ्टवेयर है बना हुआ है। ब्रेन में एक संरचना ऐसी बनी हुई है कि वो उसी भोजन को करेगा, उसी समय खाएगा, उसी समय सोएगा। किसी को प्रकाश में रहना है तो वो कीड़ा प्रकाश में रहेगा, किसी को अंधेरे में रहना है तो अंधेरे में रहेगा। इस ढंग से उसका एक बना बनाया वंशानुसंगी सिस्टम है। बिना जीवन के भी वो वही चीज को कर रहा है, चार विषय को कर रहा है। चार विषय का मतलब है भोजन कितना करना है उतना करता है। जैसे ही भोजन उसका पूरा हो जाता है तो उसका भोजन करने का जो स्विच है वो ऑफ हो जाता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो भोजन बंद कर देता है। भूख लगती है उसको, भूख लगने का मतलब शरीर में कोई ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट कुछ भी कम हो जाता है। जैसे कुछ कम हो जाता है तो वो एक्टिव होता है, उसका सिग्नल ऑन होता है, भोजन को सर्च करता है, उसको लेता है, खाता है। खाने के बाद जैसे उसका पेट भरता है फिर से उसको डिस्कनेक्ट कर देता है।
ऐसे ही यदि कोई कीड़ा मकोड़ा शिकार करता है तो अपने शिकार को पहचानता है, उसके लड़ने के लिए जितने प्रकार के कौशल चाहिए उसके उसमें है फीड, कोई जीवन नहीं कर रहा है, और उससे लड़ता है, मारता है, खाता है, फिर छोड़ देता है। वैसे ही प्रजनन के लिए जाना, तो प्रजनन के लिए जब उसके अंदर एक प्रकार की स्थिति, मौसम और इस सब के संयोग में, तो प्रजनन के लिए वो तैयार होता है, अपने पार्टनर को देखता है, मेल है तो फीमेल को, फीमेल है तो मेल को, और उसके पास जाता है, जो मेटिंग की जो प्रक्रिया है उसको करता है, उसके बाद फिर वो वापस आ जाता है। तो ये जो 4 विषय हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, माने छुपना, भय का मतलब है छुपना, अपने आप को बचाना, ये चारों जो हैं ये कीड़े मकोड़े में ब्रेन से संचालित है। उसमें जीवन का कोई भी रोल नहीं। ऐसी परिस्थिति आती है तो वो खाना खाने जाता है, ऐसी परिस्थिति आता है तो वो सोने जाता है, ऐसी परिस्थिति आती है तो वो मैथुन करने के लिए या मैटिंग करने के लिए जाता है, अपने आप वो होता है। सेम चीज इन बड़ों में, जैसे गाय में, भैंस में, कुत्ते में, बिल्ली में देखते हैं, इनमें भी वही है। जैसे ही वो एक स्थिति आती है, जैसे युवावस्था आता है तो वो मैटिंग के लिए तैयार होता है। कईयों में मौसम से होता है, उस मौसम में वो मैटिंग के लिए तैयार होता है, अपने पार्टनर को देखते हैं। तो यहाँ जीवन रहता है, जीवन रहते हुए भी इसकी जो भूमिका है लगभग शून्य है। इसकी भूमिका शून्य, जीवन है पर इसकी भूमिका शून्य है। भूख लगती है तो गाय को खाना ही पड़ता है, तो उसका जीवन ऑन और ऑफ करता है, या ऑन या ऑफ करने के लिए बाध्य है वो, उसमें उसका कोई वश नहीं चलता है। उसका वश 1-2 जगह चलता है, बहुत रेयर। जैसे कुत्ता है, वो शेर से लड़ लेता है मालिक के लिए, मालिक नहीं होता है तो वो शेर को देख के भागता है। वैसे ही कुछ चीजें दिखती है, मालिक मर गया तो कुत्ता भूखा रहता है, खाना नहीं खाता, 1 दिन, इतना 2 दिन, इतना ही चलता है। तो यहां पर जीवन शरीर के अनुसार जीने के लिए बाध्य है, तो चलती है पूरे शरीर की ही, शरीर की ही चलती है, इसीलिए इसको वंशानुसंगी कह रहे हैं। ब्रेन की ये चलती है, जीवन की बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो चाहे जीवन हो चाहे न हो, चलती है शरीर की ही, वंश की ही, इसीलिए इसको वंशानुसंगी व्यवस्था कह रहे हैं। ठीक है। मानव में थोड़ा सा भिन्न है। मानव में जीवन शरीर को नियंत्रित कर सकता है। जैसे अभी हम खाना खाएंगे, अभी हम खाना नहीं खाएंगे, अभी हम चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, हम तय कर पाते हैं, हम उपवास रहेंगे, तो ये सारी चीज मानव तय कर पाता है, चारों विषयों को नियंत्रित कर पाता है। और इन चारों विषयों को नियंत्रित करना ही सभ्यता बोला गया है। यदि जो नियंत्रित नहीं कर पा रहा है उसी को असभ्य कह रहे हैं, उसी को जंगली कह रहे हैं, उसी को हम जेल में डाल रहे हैं। तो मानव में जीवन शरीर को नियंत्रित कर पाता है, इसलिए मानव को संस्कार अनुषंगी कहते हैं। तो भूख प्यास जो भी इस प्रकार के जो बोलेंगे, नींद, इन सब का दबाव शरीर का मेधस तंत्र पर आता है, मेधस तंत्र से जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जीवन उससे यदि प्रभावित हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये अविकसित आदमी है, ये अजागृत आदमी है, या वो जंगली है ना, या वो घटिया है। हम उसको कई अलग अलग नाम दिए हैं, क्रिमिनल है, ये सब क्राइम करते हैं, इसको क्रिमिनल बोलते हैं। कुल मिला के ये चीज जीवन को, शरीर को नियंत्रित करना अनिवार्य है, ये हमारे समाज में स्वीकारा है। हमारे समाज के रूप में भी जाएंगे तो आज से, आज किसी और प्रकार का है, 2000 साल पहले कोई और प्रकार से हमने नियम बनाए थे, 5000 साल पहले कुछ और नियम थे। तो इन नियमों के द्वारा हमको उतना सीखना होता है समाज में और उसको करना होता है। तो इतनी बात मुझे करनी थी, इस पर कुछ यदि जी। इसी को कंटिन्यू करते हुए, जैसे हम लोग वंशाणु से ही ये पूरा हमारी परंपरा चली आई है, तो ये जो वापिस शरीर और जीवन का जो कनेक्शन है, तो उससे ये भी पता चलता है कि अगर जीवन है भी तो भी कुछ कुछ ब्रेन से ही सारे फंक्शन हो रहे हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन वाले हैं, कि जो ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली हो जाए, ऐसा मान सकते हैं?
थोड़ा थोड़ा सा मानिए, नहीं तो फिर हर चीज बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन है। कोई किसी को रेप कर देता है तो बोलेगा रिफ्लेक्स एक्शन है। यानी तब जीवन, कोई भूख से कहीं लूट लेता है हाँ। तो बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन है। ये नहीं चलेगा। मानव जाति इसको हजारों साल पहले नकार चुकी है। भूख के कारण लूटना जो है गलत, बोला है ना। तो भूख लगेगी, हमको नियंत्रित करना है। और कल सुबह भूख लगेगी इसलिए आज भोजन जुगाड़ो, परसों भूख लगेगी इसलिए आज भोजन रखो, कुछ दिन का जुगाड़ो, अगले साल भी भोजन लगेगी इसलिए खेती करो। ये हम वहां तक आए, सभ्यता वहां तक चली आई है कि 1 साल 2 साल 3 साल आगे का सोचती है। और हम उस प्रक्रिया को करते हैं ताकि भूख के कारण दुर्घटना न हो, आहार, वैसे निद्रा के कारण कोई दुर्घटना न हो, भय के कारण नहीं हो, मैथुन के कारण न हो। इन चारों चीजों को नियंत्रित करने के लिए ही मानव जाति ने पूरे नियम कानून बनाए। इसी का नाम सभ्यता है। जैसे एक विवाह की बात है, किसी समय में मनुष्य ने सोचा कि विवाह करना है। जानवरों में ऐसा विवाह जैसी कोई चीज नहीं है, बंदरों में भी कोई चीज ऐसा नहीं, लेकिन मनुष्य ने सोचा कि विवाह करना है, साथ में रहना है और उसको आजीवन निभाना है। बड़ी एक बात हुई है, क्योंकि ये पता हो गया कि इस जो संतान होने की प्रक्रिया क्या है और संतान के पालन पोषण की जिम्मेदारी हमारी है। तो विवाह को वहां तक जोड़ा कि संतान की उत्पत्ति और उसका पालन पोषण और उसको बड़ा करके पैरों में खड़ा करना, वहां तक विवाह की जिम्मेदारी माना गया है। और साथ में बुढ़ापे में एक दूसरे का साथ देना, तो इसीलिए आजीवन का संबंध माना गया। तो मानव जाति ने एक बहुत बड़ा एक काम किया, ये माना कि विवाह को निश्चित किया, कानून बनाया, फिर एक नियम बनाया कि अपने परिवार में नहीं करोगे। अभी हम सोचते हैं ना कि जिससे हम विवाह करें हमको उसका विचार पता होना चाहिए, व्यवहार पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से भाई को बहन का और बहन को भाई का व्यवहार और विचार सबसे अधिक पता रहता है। सबसे अधिक एक दूसरे को जानने वाले कौन रिलेशन है? जो यंग हो, भाई बहन ही है, साथ में रहते हैं, एकदम छोटे से बड़े होते हैं। लेकिन यहां बोला गया कि यहां विवाह करना ही नहीं। मेरे ख्याल से कोई भी सभ्यता नहीं है जो अभी बोल रही है जो सगे भाई बहनों में करो, कोई नहीं बोल रही। माने साथ में रहना, विचार मिलना, ये एक अलग एक बात है। ये अच्छा माना गया है कि अपने परिवार में तो करो ही नहीं, दूसरे परिवार में करो। तो किसी समय में मानव ने सामाजिकता को भी कोई चीज माना और वो आ गया है और उसको हम लोग निभा ही रहे हैं। एकदम लोगों ने वैसे ही स्वीकार कर लिया कि उधर तो करना ही नहीं, भाई बहन का कोई सोचता ही नहीं। तो ये मानव जाति ने सोचा। तो ये 4 विषयों को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया के तहत ये सारी चीजें आई। तो 4 विषय शरीर के हैं, जीवन उसको पहचानता है और उससे परेशान न हो इसके लिए वो नियम बनाता है, जीने का ढंग बनाता है, जीवन शैली बनाता है, सामाजिक उत्सव बनाता है और इन सबको पूरी तरह सुचारू रूप से चलाने का कार्यक्रम करता है। और जो इसको नहीं करता है उसको दंडित करने की व्यवस्था भी आज तक चल रही है, उसको भी बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने तो बात कह दी। भैया कुछ पूछेंगे? कल्पेश भाई। कुछ दूसरा ऐसा भी सुनने में आया है कि कोई पहले से अपना शरीर छोड़ने की जो बात है कि मैं इस तारीख को शरीर छोड़ूंगा, और ऐसी घटना कुछ कुछ बनी हुई भी सुनने में आती है, तो उसको कैसे देखेंगे? भैया ये तो हजारों लाखों में एक है। मान लो उसको पता चल गया होगा शरीर मर जाएगा, ये मान लो ना। छोड़ दूंगा क्या होता है? छोड़ना तो होता ही नहीं है ना। अभी हम चर्चा करके देखे, शरीर को छोड़ नहीं सकते, शरीर को मरना होता है ना। तो सबसे सरल तो पोटेशियम साइनाइड है, बताते हैं, टच करते ही कहानी खत्म। टच करने के बाद हाथ वापस भी नहीं ला पाओगे, इतने में कहानी खत्म। तो बोल देगा भैया मैं उस डेट को छोड़ने वाला हूँ, ऐसे करके छोड़ूंगा, है ना। कई लोग बोलते हैं आत्मदाह करूंगा, उसको पकड़ के ले जाते हैं, भैया मत कर। कई लोग को ले जाते हैं पकड़ के, आत्मदाह करने वाले को,
तो इसको भी मतलब जो अपने शरीर को मारने को भी अपराध माना गया है। ये एक बड़ी संपत्ति है। शरीर जो है बहुत बड़ी एक संपत्ति है, बहुत ही मुश्किल से युवा हुआ है, बहुत ही श्रम लगा है उसके पीछे। उसका मर जाना, बीमार हो जाना, किसी को मार देना, हाथ पैर कट, एक हमारा समाज का बहुत बड़ा लॉस है। एक व्यक्ति किसी का एक हाथ काट दिया गुस्से में, हुआ क्या, एक बहुत बड़ा लॉस हुआ ना समाज का। वो समाज के विकास में योगदान दे सकता था, उसको हमने रोक दिया, इसलिए उसको अच्छा नहीं मान रहे। और ये आज से नहीं है, ये हम कम से कम हजारों साल का तो हम इतिहास आज हम पढ़ सकते हैं। हर समय इस सबको खराब माना गया। जी नमस्कार भैया। भैया दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा सुनने में आता है कि उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, उसकी आत्मा भटकेगी, ये सब क्या है? देखिए, आत्मा तो भटक ही रही है ना, यदि जागृत नहीं है। और यदि और जागृत नहीं है और वो बिना शरीर के तो भी भटक रहा है, और जागृत है, शरीर जागृत नहीं है और शरीर मिल गया है तो भी शरीर के साथ भटक रहा है। और क्या कर रहा है? भटकना ही तो माना जाएगा ना। भटकना तो जागृति से बंद होता है। भैया, जो आजकल देखा जा रहा है कि जो आत्मदाह करते हैं, जैसे कोई 5वीं मंजिल से गिरता है या 20वीं मंजिल से गिरता है, तो जीवन उसका जब निर्णय कर लेता है वो नीचे जाने के लिए, तो जीवन उसका जो साथ है शरीर का कब छोड़ देता है नीचे से? भैया मेरे हिसाब से जीवन छोड़ता नहीं है, शरीर मर जाता है। पहले घटना होती है शरीर मरना, अच्छा, उसके बाद छोड़ना। देखिए, बार बार मैं वही निवेदन कर रहा हूँ। हम अपनी भाषा जब से शिविर कर लेते हैं एकदम बदल देते हैं कि अब वो मर गया नहीं बोलते, वो शरीर छोड़ दिया। मेरे हिसाब से शरीर कोई छोड़ ही नहीं सकता। वो जैसे ही कूदने का निर्णय लिया, पता चला वो डर के मारे मर गया, माने उसका हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हो जाता है। कुछ भी हो सकता है ना। कई बार वो इसको बोलते हैं ना कार्डियक अरेस्ट हो गया। वो बैठे हैं, चाय लाओ बोलते हैं और ऐसे बैठे ऐसे ही खत्म हो गया। जब तक वो चाय लाया तब तक वो दिखता है खत्म, ऐसे बैठा हुआ। खत्म का मतलब क्या है? हार्ट जो है बंद हो गया। ये तो होता है ना। भैया किसी को जैसे ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, उसमें मेमोरी लॉस हो जाती है। किसी को ब्रेन ट्यूमर में मेमोरी लॉस हो जाती है। हाँ। कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाता है, या कुछ उल्ट, कुछ ऐसा जो कभी सुना भी नहीं होता वो बातें निकलती है, तो वो क्या चीज? एक मैं उदाहरण दे रहा हूं। एक रोगी आया था बाबा जी के पास, उसको ब्रेन ट्यूमर था। उसका उन्होंने वो स्कैन लाए थे। उसको 2 प्रॉब्लम थी। पैर से वो लंगड़ाता था, ये हाथ उठता नहीं था, और जैसे पुराने समय में टेप रिकॉर्डर सुनते थे ना, वो कहीं फंस जाता था, एक ही सेंटेंस को बार बार बोलता था। सुना होगा आप लोगों ने, जो पुराने लोग हैं, उसका वो टेप रिकॉर्डर फंस जाता था, कुछ वाक्यों को रिपीट करता था। वो आया, कुछ दिन चिकित्सा किए, तो सबसे पहले लक्षणों में उसका वो जो फंसने वाला है वो ठीक हो गया, टेप रिकॉर्डर फंसने वाला। उसके बाद उसका पैर वाला भी ठीक हो गया, पैर उठता नहीं था, लंगड़ा के चलता था, वो ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया तो पाया कि ब्रेन ट्यूमर समाप्त हो गया है, लेकिन हाथ अभी नहीं उठ रहे। तो निष्कर्ष क्या निकला? ब्रेन का जो ट्यूमर है, ब्रेन के कुछ ऐसे जगह को दबाया हुआ है, क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके कारण नीचे के सारे फंक्शन नहीं हो रहे हैं जो ब्रेन के उस भाग से कंट्रोल होते हैं। तो वो छोटा हुआ तो पहले वो जो बोलने वाला जो जगह है, स्पीच वाले जगह पर जो भी बाधाएं थी वो खत्म हुई। उसके बाद पैर वाले जगह पर खत्म हुई, हाथ वाला भी खत्म हो गया। उस समय हमने ये निष्कर्ष निकाला, बाबा जी ने निकाला, मतलब मैं तो उस समय सुनने वाला ही था, कि ये जो उसके जो मसल्स हैं और नसें हैं वो कमजोर हो गई। अब ब्रेन के कारण वो प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके मसल्स को मजबूत करने के लिए कुछ प्रक्रिया बोले
और उसके बाद हमारे संपर्क में नहीं रहा वो, लेकिन हाथ में भी कुछ उसके फंक्शन आ गए थे, ये हुआ था। तो ये बहुत साफ साफ दिखता है। तो ब्रेन बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है या पूरी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो जो चीज़ें ब्रेन से होकर जाएगी वो चीज़ों में ट्यूमर होने से क्षति होती, ट्यूमर ठीक होने से वो चीज़ें ठीक हो जाती, तो उसमें मेमोरी जैसी चीज़ें भी हो सकती। मेमोरी पर बड़ी चर्चा होती है। मान लो हमने स्प्रिंग देखा होगा ना, स्प्रिंग को खींच के छोड़ देते हैं, वापस उसी जगह में आ जाता है। इसको क्या कहेंगे, क्यों आ जाता है? इसको भी मेमोरी कह सकते हैं। क्या है ये मेमोरी? और क्या चीज है? उसी जगह वापस आ जाना। जैसे कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े या मधुमक्खी, इसमें तो ब्रेन नहीं होता, लेकिन जीवन नहीं होता, जीवन नहीं होता, ब्रेन होता है। और मधुमक्खी हर बार अपने ही छत्ते में जाती, दूसरे छत्ते में जाती नहीं, और उसी फूल में जाती जिसमें पराग है या मकरंद है, तीसरे में जाती नहीं। तो बिना जीवन के भी उसमें पहचानने की प्रक्रिया है और सीधे अपने घर में बार बार आती है। इसका मतलब है मेमोरी तो ब्रेन में ही है, और कहां पर है? तो पदार्थावस्था में भी मेमोरी है, स्प्रिंग का मैंने उदाहरण दिया, तो प्राण अवस्था में भी होगी, जीव अवस्था में भी होगी, ज्ञान अवस्था में भी होगी। कुछ पत्तियां हैं, आप उसको एक प्रकार से टिल्ट करो, वापस वो वैसी हो जाती। तो ये एक प्रकार से उसका रचना बना हुआ है, उसी रचना को फॉलो करना ही मेमोरी का काम हुआ। तो अपन कीड़े मकोड़े में भी मेमोरी देखते हैं। वो बड़े जानवर, गाय को छोड़ दो, सीधा अपने घर जाता है, कुत्ता अपने मालिक को पहचानता है, ये सब है। तो ये सारी चीजें मेधस तंत्र से होते हुए जीवन में जाता है। हम किन मेमोरी की बात कर रहे हैं अब? जो जीवन में जा रही, वो जो चीजें हैं जीवन से ही नियंत्रित होती है। मानव के बहुत सारी चीजें, शरीर संबंधी जो चीजें हैं, वो शरीर से ही नियंत्रित हो जाती है। एक भैया, इसे मेमोरी के ऊपर ही बात है कि इसमें मतलब सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। एक बार सुनते ही सारी चीज़ को दोबारा से बोल सकता है, और एक 4 बार सुन के भी उसको याद नहीं रहता, उसको हम क्या? वही ना, मुझे गाने याद नहीं रहते, लेकिन मैथमेटिक्स के या दर्शन के कोई चीज़ बोलते हैं तो याद रहते हैं। किसी को गाना याद रहता है, ये सब याद नहीं रहता। ये कैसे होता है? ये रुचि से है। तो सबसे बड़ी चीज है उसमें इंटरेस्ट। यदि स्वस्थ शरीर हैं दोनों तो, यदि अस्वस्थ हैं तो फिर एक अलग कहानी। अभी जैसे मुझे व्यक्ति सामने बैठा है, उसका नाम याद नहीं आता, इसका मतलब यह नहीं कि मेरी मेमोरी खराब हो गई, उस समय याद नहीं आ रही। तो ये धीरे, इसका कारण फिर ब्रेन मानते हैं, क्योंकि मेमोरी को व्यक्त होना है ब्रेन के थ्रू। तो ऐसी स्थिति में जैसे बड़ी एज में मेमोरी कम हो जाती है, ऐसी चीज़ों को भूलने लगता है। ये ब्रेन के थकावट से भी होता है। कई बार अभी हमको याद नहीं आ रहा है, आराम से सो जाओ, सुबह उठो तो सब चीज़ें याद आ जाती। कुछ चीज़ें तो होती ही ऐसी। तो एक फैक्टर तो है ब्रेन का, क्योंकि वो जो फाइल खोलना होता है ना, जो जीवन में रखा हुआ होता है, उसका जो एक्सेस है वो ब्रेन के थ्रू है। और ब्रेन थक जाने से या ब्रेन में ट्यूमर हो जाने से या कोई और प्रॉब्लम हो जाने से वो जो फाइल को सर्च करके जो खोलना है, वो जो ब्रेन के थ्रू ही होगा ना, वो नहीं हो पाता है। इसके कारण हमारी मेमोरी बाधित हो गई, ऐसा लगता है। भैया, इस प्रकार तो ये समझ आ रहा है कि भाई मेमोरी जो है वो 2 जगह पर हैं, एक जीवन में है, एक ब्रेन में है। तो जो बिना जीवन वाले शरीर हैं उनके पास भी मेमोरी रहती है, ये समझ में ही आता है। और तो जीवन में भी मेमोरी है, जिस तरह अभी संयम की और वो बात चली, तो मेमोरी के आधार पर ही संयम हुआ है। तो और जो जीवन वाली मेमोरी है तो उसके चलाने में भी ब्रेन का हाथ है। तो ये जो जैसे राकेश गुप्ता जी ने भी रखा था, तो ये इसको अध्यास कह रहे हैं। ये जो मेमोरी है,
कीड़े मकोड़ों में है, जो बिना जीवन वाली है। इसको थोड़ा एक बार बताएंगे आप, अध्यास को कैसे जोड़ रहे हैं? अध्यास शब्द में जाएंगे तो एक दूसरे प्रकार की चीज आएगी। अध्यास को तीनों जगह में बाबा जी ने बोला हुआ है। प्राणावस्था के लिए भी लिखा हुआ है, जीवावस्था के लिए भी लिखा हुआ है, ज्ञानावस्था के लिए भी लिखा हुआ है। तो यदि हम ज्ञानावस्था के लिए बात करें तो यदि हम कोई काम कर लिए हैं तो फिर वो बहुत आराम से हो जाता है। तो ये अध्यास, जैसे समाधि के बाद जो बात करते हैं वो शरीर अध्यास आना कह रहे हैं। मतलब जैसे ही शरीर का ध्यान आया तो शरीर से होने वाली सारी चीजें बिल्कुल होने लग गई। ऐसा नहीं कि खाना खाना सीखना पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि चलना सीखना पड़ रहा है, वो सिखाई हुआ है। एक बार सीख गए तो वो सिखाई हुआ है, तो ये भूल नहीं रहे। जैसे बोलते हैं साइकिल चलाना नहीं सीखता है, तैरना है नहीं भूलता है, तैरना नहीं भूलता है, ये उसी प्रकार की चीजें हैं। एक बार यदि हम उसको नियंत्रित कर लेते हैं तो वो नियंत्रण में करने की क्षमता बनी रहती है। तो शरीर को नियंत्रित करने की एक प्रकार की चीज है। दूसरा, कुछ चीजें हैं जो सीधा सीधा जीवन के फंक्शन के बारे में बात है, वो तो जीवन के ही मेमोरी से होगा, जिसको आशा, विचार, इच्छा, चित्रण, चिंतन, इन सब के संयोग में उसको बोलेंगे। थोड़ा एक बार और बोल दीजिए दीदी। पूछ रही हूँ कि आशा, विचार, इच्छा का चुप हो जाना, क्या यही निर्विचार की स्थिति है समाधि की अवस्था? जी हाँ। चुप होने का मतलब जो मैंने जो समझा उसको मैंने निवेदन किया कि आशा का चुप हो जाना मतलब आशा जो है शरीर को जो प्रभाव डालती है वो नहीं डालेगी, विचार पे जो प्रभाव डालती है वो नहीं डालेगी। वैसे विचार का प्रभाव चित्त पर और मन पर होता है वो नहीं पड़ेगा। वैसे चित्त का प्रभाव प्रत्यावर्तन में बुद्धि पर और परावर्तन में वृत्ति पर होता है वो नहीं होगा। इसको चुप होना बोल रहे हैं। जी भैया, आपने अभी रुचि के बारे में बोला, तो रुचि जीवन में होगी या ब्रेन में? जीवन में। जीवन में जो मैं रुचि बोला ये वाला, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, ये शरीर संबंधी प्रभाव है। नहीं, करने की कुछ हाँ, रुचि जी जी, वो जीवन में है जी। तो उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है या हाँ, किसी? बिल्कुल। बढ़ा घटाने के लिए तो एक सबसे बड़ा चीज है वो अभ्यास है। दूसरा प्रेरणा। हम किसी गायक के पास जाते हैं, ऐसा लगता है कि गाना तो बहुत सरल है, हमारी गाने की इच्छा हो जाती है। किसी पेंटर के पास जाते हैं, पेंटिंग करके देखते हैं करते हुए, उसको ऐसा लगता है मैं भी कर सकता हूँ। उसके पास सब सरल लगता है, अलग से करो तो बनता ही नहीं। तो ये जो चीज है इसका नाम है प्रेरणा। उनके पास जाके हर चीज लगता है सरल है, उससे हमारा रुचि बढ़ता है। तो रुचि बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया प्रेरणा। दूसरा है अभ्यास। और प्रेरणा जो है, जैसे हमको अशोक भैया ने बताया था कि डूबा हुआ रहने से, व्यापक में डूबा हुआ रहने से उसका वो फंक्शन होता है कि प्रेरणा और स्वयंस्फूर्त होता है जीवन। तो ऐसा होता है कि मैं किसी को कम प्रेरणा मिलती है और किसी को ज़्यादा? हाँ, ये इसका तो व्यापक से मतलब नहीं है। जैसे संगीत वाली प्रेरणा मेरे को नहीं मिलेगी क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं। कोई बड़ा संगीतकार है, उससे मुझे ज़्यादा रुचि नहीं मिलेगी, मतलब क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पहले से ही नहीं है। तो प्रेरणा के लिए एक तो मेरा पहले से ही रुचि नहीं है, तो वहाँ कम प्रेरणा है। लेकिन जैसे बाबा जी से मुझे प्रेरणा मिली, जबकि मैं दर्शन का कोई स्टूडेंट भी नहीं था, लेकिन मुझे लगा मुझे उसमें रुचि रही होगी, इसलिए मुझे लगा और मैंने उसको प्राथमिकता बना लिया। तो ये चीज़ तो होता है कि किसी को पहले से कोई रुचि है, जो भी उसके कारण हो, उससे प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा देने वाला सक्षम होता है। जैसे मैं यदि सारे गामा बोलूं तो किसी को प्रेरणा नहीं मिलेगी, है ना। जो अच्छे गाने वाले हैं वो हंसेंगे, है ना, जो गाना समझते हैं, तो बाकी प्रेरणा किसी को नहीं मिलेगी।
तो प्रेरणा उनको मिलेगी। यदि अच्छा गायक यहाँ पर आके बैठेगा, गाएगा, तो उन लोगों को प्रेरणा मिलेगी जिनकी गाने में रुचि है। आपका कहना है कि प्रेरणा सबको इक्वली अवेलेबल है, कौन कहाँ उसको कैसा लगा रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, एक तो उसकी रुचि वाला एक फैक्टर है, उसको ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी या ज़्यादा लेगा वो प्रेरणा। और प्रेरणा देने का भी एक सक्षम व्यक्ति है। जैसे मैं गाने का प्रेरणा नहीं दे सकता, मैं जानता ही नहीं तो कहाँ से दूंगा। तो मैं जो चीज़ जानता हूँ मैं उसकी प्रेरणा दे सकता हूँ। कई लोग होते हैं जो मेमोरी क्लास लेते हैं, तो मेमोरी क्लास में वो कुछ चमत्कार दिखाते हैं। शुरू में क्या बोलते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे सबसे नाम पूछ लेते हैं। उसके बाद क्रम से सबका नाम एक एक करके बताते हैं। तो लोगों पर एक प्रभाव पड़ता है कि अच्छा एक बार में सबका नाम याद कर लिया। तो एक चमत्कार दिखाया, मोबाइल नंबर सबके लिख देता है और लाइन से बता देता है। तो वो जो चमत्कार दिखाया, इसको हमें चमत्कार कह रहा हूँ, ये है प्रेरणा वास्तव में, क्योंकि उसको याद है तो हमको भी हो सकता है। यह एक सामान्य तर्क। वो आदमी मेमोरी क्लास लेगा जो खुद ही भूल जा रहा है। भैया, ये भी पता लगा है कि ये जो लीवर है उसमें भी मेमोरी होती है। जैसा खाना खाते हैं उसी हिसाब का पाचक रस निकालता है। लाखों सालों से व्यक्ति खाना खा रहे हैं, जिस प्रकार का भी खाना खा रहा है वो मेमोरी लीवर में प्रिजर्व हैं और उसी प्रकार का पाचक रस निकालते हैं। अभी जो नए नए टाइप के खाने इस ज़माने में निकले हैं उनकी मेमोरी लीवर में नहीं है, तो लीवर कन्फ्यूज हो जाता है। या फिर जैसे ये उसमें जाते हैं जो खड़े खड़े खाना खाते हैं वो वाला सिस्टम में, तो तमाम प्रकार के खाने लोग खा लेते हैं, लीवर कन्फ्यूज हो जाता है, फिर वो उस पाचक रस ठीक ठाक से नहीं निकाल पाता है। तो इस प्रकार से लीवर में भी मेमोरी होती है। तो ये ब्रेन का ही पार्ट हुआ, क्या हुआ, ये अलग है ये? नहीं, शरीर तो वंशानुसंगी है ना। हाँ, तो शरीर वंशानुसंगी माने वो प्रकार का आचरण होगा, वो खाना देंगे तो उस ढंग से रस बनेगा, यही वंशानुसंगिता का लक्षण है। तो वो होता ही। और अभी गाय को भी लोग कई प्रकार के खाना बना के दे दे रहे हैं, तो गाय कंफ्यूज हो जा रही है, अपना खाना नहीं खा रही, उसको खा ले रही। तो आदमी तो कंफ्यूज करने में मास्टर है ना। प्रकार के भैया दवाइयों के बारे में भी ये बताया गया है कि अगर मानव को 100 mg की दवाई दी और लीवर ये समझ रहा है कि ये ठीक नहीं है तो वो उसको बाईपास कर देगा। तो डॉक्टर लोग इस बात को समझते हैं कि लीवर की कैपेसिटी अगर 200 mg को डाइवर्ट करने की तो उसको 400 mg की देंगे, तो फिर वो कन्फ्यूज हो जाएगा और वो काम कर जाएगी। उसके बाद खुद ही बैठ जाएगा, ये भी डॉक्टर को पता होता है। हाँ। उसमें लिखते हैं कि पैरासीटामोल का जो डोज है इतना, यदि पर केजी से अधिक दिए तो लीवर बैठ जाएगा, लिखा रहता है उसी गोली। तो थोड़े समय तक कंफ्यूज करते हैं, उससे ज्यादा होने से मैड हो जाता है वो, कंफ्यूज नहीं, परमानेंट मैड। तो थोड़ा सा हम वापस उसी जगह आ जाते हैं जो बातचीत हम शुरू किए थे। तो पहले जो समाधि और संयम क्या है इस पर हम चर्चा किए। इसके बाद फिर हमारी जागृति के लिए हमको क्या करना है, वो एक पार्ट बचा हुआ है, उस पर हम जाएंगे। जी भैया, कीड़े मकोड़े में जीवन नहीं है, ये किस आधार पे हम कह सकते हैं? मतलब इसका कोई तर्क है या आधार क्या है इस बात का? ब्रेन में उसमें उसकी विधि है उसको चलाने की, ये समझ में आता है, पर जीवन नहीं है, इस बात का आधार क्या है? देखिए, मानव में जीवन है इसका अभी तक कोई तर्क नहीं दिया जाता। तर्क दिया गया पर वो मान्य नहीं हुआ बड़े फोरम में, जिसको अभी हम साइंटिस्ट कहते हैं, या दुनिया का जो 99% जो लोग हैं वो ये मानने लग गए कि जीवन नाम की कोई चीज नहीं है। और यही आज से 200 साल पहले 99% लोग मानते थे कि है। तो तर्क देना एक चीज है। देखिए, मानव संस्कार अनुषंगी है, तो संस्कार अनुषंगी में दो चीज आता है, दो भाग है।
एक भाग है मैं समझ के जीऊंगा, दूसरा भाग है किसी से समझूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। संस्कार अनुसंगी चीज यदि क्वालिफाई होगी तो कब होगी? समझ होना, दूसरा समझ। एक व्यक्ति से दूसरे में जाना, ये दो चीजें होना जरूरी है। मैं समझ गया, आपको मैं समझा नहीं सकता, तो इस प्रक्रिया में संस्कार अनुसंगिता मेरा प्रमाणित नहीं हुआ। ये हो गया कि मैं समझदार हूं, वो भी प्रमाण बड़ा मुश्किल है। मैं स्वतंत्र हूं, मैं खुश हूं अपने आप में, यहीं तक प्रमाण आएगा। मैं माने कोई भी एक आदमी खुद समझ गया, खुश है, यहां तक है। यदि वो दूसरे तक नहीं पहुंचता है तो मेरा समझदारी भी प्रमाणित नहीं हुआ, मैं समझदार हूं। दूसरा ये भी प्रमाणित नहीं हुआ कि मानव संस्कार अनुषंगी होता है। तो संस्कार अनुषंगी होने के लिए ये दो कंडीशन है, दोनों एक साथ फुलफिल होगी। इसी को जब अपन आगे देखेंगे तो इस चीज को बोल रहे हैं अनुभव, और इसको बोला जा रहा है प्रमाण। मुझे अनुभव हो गया तो मेरा एक आचरण होगा। आचरण का एक भाग है कि मैं समय पे उठूंगा, समय पे खाऊंगा, उल्टी सीधी नहीं खाऊंगा, उल्टे सीधे हरकत नहीं करूंगा। एक भाग वो प्रमाणित है। दूसरा भाग है प्रश्नों के जो उत्तर है, जिज्ञासाओं का जो उत्तर है। एक व्यक्ति को यदि वहां तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए मैं समाधान कर पाता हूं, तो ये दूसरा भाग है, वो प्रमाण कहलाएगा। तो ये दो भाग होंगे तो संस्कार अनुसंगिता प्रमाणित होगी मानव में। ये पूरी प्रक्रिया, तो ये पूरी शिक्षा है। तो एक प्रमाण होगा और एक सीखने वाला है, उन दोनों के बीच में ये प्रक्रिया चलेगी, तब मानव का संस्कार अनुसंगिता प्रमाणित होगा। जैसे वंशानुसंगिता के लिए दो कंडीशन थी ना, बिना जीवन के ही वंशानुसंगिता प्रमाणित हो रही है, और जीवन आने के बाद भी उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ, केवल जीवन एक प्रकार से चुपचाप बैठा है और वंशानुसंगिता ही प्रमाणित हो रही है। तो संस्कार अनुसंगिता प्रमाणित होने के लिए खुद समझदार होना और उसको दूसरे में ट्रांसफर कर पाना, ये दोनों चीज होगा, तब मानव संस्कार अनुसंगी व्यवस्था है, ये प्रूव होगा। ठीक। तो संयम वाला पोर्शन पूरा, उस पर कुछ और बात कर सकते हैं? जैसे बार बार प्रश्न आता है ना, बाबा जी ने प्रकृति से सीधा अध्ययन किया, तो सीधा अध्ययन का मतलब क्या है? एक प्रकार का चित्त में एक प्रकार का चित्रण हुआ। चित्त में चित्रण होगा माने वृत्ति में विचार हो ही रहा है। इन दोनों चित्त वृत्ति में विचार चित्रण के अनुसार हो रहा है। चित्रण जो है बुद्धि के बोध के अनुसार हो रहा है, या चित्रण का समर्थन बुद्धि के द्वारा किया जा रहा है, और बुद्धि का जो समर्थन है आत्मा के द्वारा किया जा रहा है। ये पूरी प्रक्रिया जीवन में ही हो रही है। हमारे भी जीवन में यही होगा। जो मेरे जीवन में जो चित्रण हो रहा है, उस चित्रण को मेरा ही बुद्धि स्वीकार करता है, तो इसका नाम होता है अध्ययन। इसी को अध्ययन बोध कह रहे हैं। चित्रण को ही हम स्वीकार कर पाए, तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये बाबा जी में भी वैसे ही हुआ। इसी को बाबा जी अध्ययन बोल रहे हैं। इसी अध्ययन से बाबा जी को अध्ययन बोध हुआ, अनुभव हुआ। और एक चीज मैं बार बार ध्यान दिलाना चाहता हूं कि देखिए, बाबा जी चाहे संयोग बोलिए या गुरु जी की आशीर्वाद बोलिए, कृपा बोलिए, बाबा जी परिवार व्यवस्था में ही जिए। वहां गए,
अपनी पत्नी के साथ रहे, बच्चे रहे साथ में, उन्होंने कृषि किया और उन्होंने बहुत सारे व्यवसाय के लिए लगातार कुछ काम किए। मांग के नहीं खाए, माने एक भी दिन बाबा जी मांग के नहीं खाए, उत्पादन किया। बाबा जी एक समय में मधुमक्खी का पालन करते थे। गाय तो शुरू से ही थी उनके पास, गाय थी, खेती था और ये सब करते थे। और अम्बा दीदी कहती थी कि जो जंगल में ले जाते थे बच्चों को और जंगल के जो फल हैं उसको एक टाइम खाते थे। उस समय जंगल में बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो जंगल के फल खाते थे, जंगल की सब्जी खाते थे। वहाँ के लोग भी बोलते थे कि जंगल से हमको सब्जियाँ बहुत आराम से मिल जाती थी, तो वो जंगल में होता। तो बाबा जी का यदि जीवन देखेंगे तो वो उत्पादन करते थे। बाबा जी के घर में साधुओं का एक बड़ा झुंड हमेशा बैठा रहता था, माने लोग सामाजिकता जिसको बोलेंगे। साधना के समय भी साधु आते जाते रहते थे। बाबा जी के बच्चे बाबा जी के दूसरे शिष्यों के घर में रह के पढ़े। बाबा जी के घर में भी दूसरे लोग आके, हमारे जैसे लोग रह के पढ़े। तो वो जो सामाजिकता है उसको बाबा जी पहले भी निभाते रहे। तो यदि आप परिवार व्यवस्था में जीने की बात करेंगे ना, तो जैसे पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा, ये बाबा जी के पास तो था ही नहीं। स्वधन भी था, स्वनारी भी था और दयापूर्ण कार्य भी था। बहुत लोगों को उन्होंने लगातार मदद किया। कोई भी वहाँ बीमार पड़ता था तो बाबा जी लगातार खड़े रहे और अमरकंटक के वासिंदे से कभी भी उन्होंने एक पैसा नहीं दिया। उसकी चिकित्सा के लिए कुछ दिया, दवाई उसके लिए भी नहीं दिया। इसको आखिरी तक उन्होंने मेंटेन किया। और जब आए थे तो बाबा जी को मंदिर के जो पुजारी लोगों ने बाबा जी को बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, संरक्षण दिया। तो बाबा जी आखिरी तक उनको वैसा ही माने। और जब मैं गया था तो वो वाला जो जनरेशन था जो बाबा जी को संरक्षण दिया था, वो तो चल दिया था ऊपर, मृत्यु हो गई थी। उनके बाद के जो बच्चे लोग थे जो बाबा जी से आयु में 5 साल, 10 साल, 15 साल छोटे थे, वो लोग बाबा जी को आते थे और वो बाबा जी को वैसे ही मानते थे। और जब उनके शास्त्र में, कर्मकांड में कोई विवाद होता था तो बाबा जी का जो निर्णय है अंतिम होता था। और यदि वो लोग, मतलब नर्मदा जी का जो पूजा होता है उसमें कुछ प्रसाद और कुछ चीज़ें किसी घर से जाना होता है, तो पहला जो नंबर है ये बाबा जी के घर का ही था। उनके घर में ये माना गया था कि सब लोग मानते थे कि बाबा जी के घर में कोई चीज़ है माने वो पवित्र है। तो ये दर्जा बाबा जी, माता जी, अम्बा दीदी को तो अभी तक है। पूरे वो जो वर्ग है जो इनको मानता है, जो एक प्रकार का एक सिस्टम को पवित्र मानते हैं लोग, उसमें इस परिवार को पूरा 100% वो मानते हैं। तो यदि हम देखेंगे कि उस समय का जो रीति रिवाज है उसमें बाबा जी जिए, उसमें उन्होंने कोई कमी नहीं किया, है ना। जो अनाज होता था उसमें जो पहला कुछ हिस्सा वो नर्मदा जी को मंदिर में चढ़ाते थे। जो भी एक उस समय की मान्यता है उसको 100% निभाया और उत्पादन किया। मतलब वो जो पर पीड़ा वाला जो भाग है वो ना हो, उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं ना। कोई मंदिर के सामने रहता है और मंदिर में नमस्ते नहीं करे तो लोगों को खराब लगेगा। उनके घर में अनाज हुआ और मंदिर में नहीं चढ़ाया तो खराब, वहाँ की एक प्रथा है। तो पहला ही चीज़ आया, भैया पहला बोरी वहाँ डालो, तो ये किया। तो जिसको हम बोल रहे हैं कि बाबा जी जो दर्शन लिख पाए, परिवार व्यवस्था में स्वयं जिए, वहाँ के बड़ों को उन्होंने बड़ों जैसा माना, वहाँ के बच्चों को भी अपने बच्चों जैसा माना। तो वो जो एक जीना रहा वो उनके पास प्राकृतिक रूप से आ गया, कोई बहुत सोच के किया ऐसा नहीं। और सब अलग भाषा वाले, अलग जाति वाले, अलग धर्म वाले, अलग धर्म वाले भी लोग थे बाबा जी के शिष्य, सब आते जाते रहे। और वही बाबा जी कहते थे कि हमारे घर में चूल्हे में जलने के लिए जो लकड़ी जाता आता था उसमें भी गंगा जल डाल के अंदर ले जाते थे किचन में। वहाँ से बाबा जी की यात्रा शुरू थी। इतना छुआछूत मानते थे। दिन में 4 बार 5 बार नहाने वाला प्रक्रिया था। और उसके बाद ऐसा हुआ कि उनके घर में ऐसे भी चीज होता रहा। तो ये जो जीना है स्वधन में, स्वनारी स्वपुरुष में, दयापूर्ण कार्य में, ये जीना एक अनिवार्यता है। इसके बिना किसी को समाधि भी नहीं होगी। उस समय तो एक बड़ी चर्चा थी कि गृहस्थ को समाधि हो भी सकती है क्या।
बड़े बड़े साधु नहीं मानते थे कि गृहस्थ को समाधि हो सकती, सुनने को तैयार नहीं। गृहस्थ को अनुभव नहीं हो सकता, गृहस्थ को ज्ञान नहीं हो सकता, ये मानते थे। तो ये जो जीना है, इस जीने के कारण ही उनको समाधि हुई, और समाधि हुई और संयम भी हुआ। मतलब संयम होके जो उनको मिला, उस समय उनका आचरण वैसे ही था। मतलब सामाजिकता, पारिवारिकता भरपूर उनके घर में, उत्पादन सेवा बहुत ज्यादा। बाबा जी कहते थे कि उनके घर में घोर परिश्रम, घोर विद्वता और घोर सेवा था। और उनको घोर परिश्रम और घोर सेवा तो पसंद आया। बोले घोर विद्वता हमको नहीं जमा, हमको उस पर शंका हो गई, और घोर विद्वता को मतलब सुधारने के लिए उन्होंने बहुत भयंकर साधना किया। वापस उसी जगह पहुंचे, घोर परिश्रम, घोर विद्वता और घोर सेवा, तीनों को वापस पा लिया और पहले से अपग्रेडेड वर्जन ले आया जी। घोर विद्वता, विद्वान, मेरा उच्चारण बहुत शुद्ध नहीं है। घोर परिश्रम माने खूब परिश्रम, घोर सेवा, क्या बोले जी? देखिए, किसी भी जंगल में कभी भी फल नहीं रहा, ठीक है। अमरकंटक के जंगल में आम के पेड़ होते हैं। वो जो आम का पेड़ होता है, उसको, उस आम को वहां सुपारी आम कहते हैं, माने उसका साइज सुपारी जितना बड़ा। बता रहा हूं ना मैं, एक एक करके बताऊंगा। तो वो है, उसके ऊपर एक छिलका है, बीच में एसिड भरा है। कच्चे आम को यदि खा लिया तो मुंह में घाव हो जाएगा। मैं कम से कम 5 जंगल देखा हूं, मुझे कहीं भी फल नहीं, अमरकंटक में सीताफल नहीं होता था। तो जंगल में खाने वो जो अमरूद है, वो भी केवल इतना छोटा सा बीजा, वो बीजा चबेगा नहीं, और ऊपर से गुठली। ये जिसको भी अब आज अपन फल खा रहे हैं ना, अमरूद, इसको मनुष्य ने मेहनत करके, परिश्रम करके इसको अपग्रेडेड किया है। केले को भी वैसे किया है, वैसे आम को किया है, वैसे अनार को किया है। अनार वास्तव में जो मिलता है वो जंगली खट्टा अनार होता है। तो एप्पल को भी किया होगा, ज्यादातर फलों को किया है। कुछ फलों को कर नहीं पाया है, तो अभी पड़े हुए हैं ऐसे। तो जिसको बोलते हैं ना जंगल में फल होता है, प्राकृतिक भोजन करो। कभी कभी जो नेचुरोपैथी वाले से मुलाकात हो जाती है, वो बोलते हैं प्राकृतिक भोजन करो। मैं पूछता हूँ प्राकृतिक भोजन में क्या करें, तो बोलते हैं फल खा लो। मैं पूछता हूँ कौन सा फल जंगल में होता है, चलो एक बार मुझे दिखाओ। मैं 6 जंगल घुमा हूँ। मैं छोटा नागपुर का जंगल घुमा हूँ, मैं ये अमरकंटक वाला जंगल घुमा हूँ, और ये जो दंडकारण्य वाला जंगल है वो भी घुमा हुआ हूँ। मैं आबू वाला भी जंगल घुमा हुआ हूँ, और हिमालय का भी जंगल घुमा हूँ। कहीं एक भी मुझे फल नहीं दिखा। सबसे बढ़िया खाने वाला फल होता है गूलर, सबसे बढ़िया गूलर। वो फिग की वैरायटी है, और उसको ऐसे खोलते ही कीड़ा उड़ता है। कोई कलेजा वाला इसको खा पाएगा। तो जंगल में नहीं होता फल, मनुष्य ने इसको पालतू बनाया। वैसे धान है, धान की बाली एक साथ नहीं पकती थी। एक बीज पका, वो गिर गया, दूसरा पका, फिर गिर गया, तीसरा पका, गिर गया। ये जंगली को मनुष्य ने पालतू बनाया कि एक साथ पूरी बाली पकेगी, और पकने के बाद भी झड़ेगी नहीं। उसकी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से उन्होंने धान की वैरायटी भी बनाया। वो सब चीजों पर काम किया होगा। ये तो लुप्त हो गया ना, अब उसकी परंपरा हो गई। तो ये सारे चीज जिसको हम बोल रहे हैं कि प्राकृतिक, जैसे आंवला इतना बड़ा मिलता है और इतना बड़ा भी मिलता है, आदमी नहीं तो बनाया। इतने बड़े वाले को आप खा सकते हो चबा के, इतने को खाएंगे तो एकदम एक में खाने के बाद मुंह गया, दूसरे दिन तक कुछ नहीं खाते बनेगा। ऐसा है। हर्रा है, वैसे खाए तो मुंह गया, बहरा है वो खाए तो मुंह, कुछ है ही नहीं खाने को।
वहाँ मानव तीर्थ में भैया, मानव तीर्थ में आपने हमें वो सुपारी बैंगन भी दिखाया था। इतना बड़ा पेड़ है पूरा, और बैंगन उसका सुपारी जितना। वो वैगन की वैरायटी है वो जी, गोल वाली एक है, गुच्छे में फलता है। तो मानव ने जो भी प्रकृति में मिला उसको मेहनत करके खाने योग्य बनाया। ये सारा काम मानव कर चुका है हमारे आने के पहले। लोगों ने बहुत हजारों मतलब अरबों लोगों ने काम किया है, सैकड़ों पीढ़ियों ने काम किया, तो आज हमको इतना बना बनाया सब जुगाड़ मिल रहा है। अब हमको ज्यादा करना भी नहीं, बहुत तो हो चुका है, बहुत थोड़ा सा काम है। तो यदि मैं नियम के रूप में देख पाया हूं तो स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य यदि कोई करता है तो मुझे लगता है कि उसके आगे का रास्ता खुला है, उसको जागृति होके ही रहेगी, होके ही रहेगी, उसमें कुछ नहीं करना है। और कितना भी दर्शन पढ़ ले, दर्शन बोल ले, ये यदि नहीं करता है तो उसको कोई अनुभव नहीं होगा, ये पक्की बात है। तो एक बड़ी चीज ये है, मतलब जीना, वो आचरण में लाना। अनुभव माने आचरण। जो मनोविज्ञान में जो आचरण लिखे गए वो अनुभव का ही प्रमाण है ना, अनुभव ही व्यक्त होता है, तो अनुभव आचरण ही है। तो इस आचरण के लिए कुछ उन्होंने सूत्र दिए हुए हैं और उसके पीछे के तर्क के लिए पूरा एक दर्शन है। एक मानव व्यवहार दर्शन में रहस्य मुक्ति नाम का चैप्टर है जी। उसमें एक टॉपिक दिया है कि एक बुलेट है, मानव अपनी तथा अन्य मानव, देव मानव, दिव्य मानव, देवात्मा व दिव्यात्मा की प्रेरणा से, अनुग्रह से तथा अनुकंपा से अध्ययन पूर्वक जागृत होना चाहता है, जिससे वह भी देवत्व और दिव्यत्व की प्राप्ति करे। ये अनुग्रह और अनुकंपा क्या है? देखिए, मदद कई प्रकार की रहती है, इसको अनुग्रह और अनुकंपा बोल रहे हैं। जैसे पता ना कि बाबा जी को उनके गुरुजी ने बोल दिया कि गृहस्थ आश्रम में रह के भजन करो। कहने को तो उन्होंने एक लाइन बोला, कोई भी आदमी गुस्सा हो जाता कि मैं गया था, मैंने शादी नहीं करूंगा बोलने, बोला शादी करो, फंसा दिया गुरुजी ने। तो एक आदमी वो भी सोच सकता था, लेकिन देखिए गुरुजी ने बोला और फाइनली ये दर्शन में वो प्रमाणित हुए उसी लाइन के कारण। वो लाइन नहीं होता तो शायद बाबा जी साधु बन गए होते, उनके छोटे भाई तो साधु ही बन गए थे। ठीक है, अब इसको क्या बोलोगे? वहां गए तो वहां जाने के बाद गुरुजी ने बोला अमरकंटक चले जाने, नर्मदा किनारे। और वहां जब गए तो बोले लगातार ऐसी घटनाएं होती रही जिससे हमारा साधना में मन लगा रहा। जैसे एक दिन शुरू दिन सांप दिख गया, सांप का और उसका क्या ये है पता नहीं संयोग, लेकिन परंपरा में जो रूढ़ी है कि सांप बड़ा शुभ है, सफेद सांप दिखना बड़ा शुभ है, सुगंध आ जाना, तो उनको एक लग गया कि चलो कुछ दिन चल गया। कुछ दिन में गुरुजी मिल गए, सपने में ही मिले, और गुरुजी ने पूछा कि तुमको ये जगह सूट किया? और प्रेरणा बनी नहीं, गुरुजी हमको देख रहे हैं। जब वो आदमी तंग करने लगा जो पैसा ले गया था, तंग करने लगा मतलब उनके विचार ही तंग करने लगे, तो गुरुजी आके बताए। इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती रही है और हर एक की जिंदगी में होता है कि कोई ना कोई आता है और उसके आगे का रास्ता दिखाता है। होता तो आदमी ही है, जैसे एक आदमी चाय मांग के चला गया, चाय पिला के चला गया, है ना, कोई एक घटना। तो ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती, और इनमें से कुछ के लॉजिक समझ में आते हैं, कुछ के लॉजिक समझ में नहीं आते। तो जैसे हम लोग भी बाबा जी से मिले, कोई ऐसा हमारा कोई ऐसा मतलब प्रवृत्ति ही नहीं था कि बाबा जी से मिलना था, मिल गए अचानक। मिलना भी बड़ा अचानक हुआ और उसके बाद फिर मन भी लग गया। तो ये हमारी इच्छा से हुआ मुझे नहीं लगता है, मतलब मैं इतना ज्यादा डिटरमिन्ड आदमी हूँ, मुझे कभी नहीं लगा जिंदगी में जैसा रहा। नहीं, वो तो बाबा जी से मिलने के बाद अमरकंटक गया, उसके पहले नहीं गया, बाबा जी से ही मिलने गया था। तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं
जिसकी कोई श्रृंखला है, एक के बाद एक जुड़ जाती है और ऐसा लगता है कि ये चीजें कोई बिल्कुल प्लान्ड है ना। तो इस पर विश्वास होने लगता है कि नहीं, हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथ और बड़े लोग हैं, हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी के गुरुजी हैं, मतलब एक धीरे धीरे हम अब लगते हैं कि उस हम छत्र छाया में हैं और ये चीज स्वीकार होता है। जी भैया, एक पुरुष जिसको एक व्यक्ति जिसको समाधि संयम प्राप्त हो गया है, वो उसका शरीर जब मर जाता है, जब वो शरीर छोड़ देता है, फिर अपना जब चला जाता है, शरीर से अलग हो जाता है, तो वो कितने, तो क्योंकि उसे समाधि हो चुकी है, संयम उसको हो चुका है, तो क्या वो फिर से इस मानव शरीर में फिर से आना चाहता है, या फिर वो बिना शरीर के रहता है, या फिर वो किसी दूसरे और विकसित मस्तिष्क वाले शरीर को किसी दूसरे भूगोल पे या कहीं पे, अगर इससे विकसित तो कहीं नहीं, पहली बात तो ये नहीं है। दूसरा, बाबा जी हर बार यही बोले कि जो जागृत हो जाए उसका जब मन तो वो शरीर ले सकता है, वरना बिना शरीर के रहता है। बाकी लोग भी रहते हैं बिना शरीर के, और अजागृत भी तो बिना शरीर के घूमता है। तो मतलब जागृत शरीर नहीं लेगा ऐसी कोई बात नहीं है, जागृत का जब इच्छा हो शरीर ले लेगा। और जो जागृत नहीं है वो फिर अपनी चेतना के हिसाब से जब उसको शरीर उपलब्ध होता है वो तब लेता है। हाँ। और नहीं होता है तो फिर वो नहीं रहेगा, पड़ा रहता है। मतलब जैसे अभी यहाँ पर कुर्सी है, यदि प्रधानमंत्री आएंगे तो पहले उनको पहली कुर्सी उनको मिलेगी, उसके बाद हम लोग को मिलेगी, यही है ना। कहीं का भी एक कल्चर है ना, तो उधर का भी जीवन के भी एक कुछ संस्कृति है। तो जागृत जीवन को पहले अवसर है हर चीज का। जो भ्रांत शरीर है, वो शरीर छोड़ दिया, उसके बाद नया शरीर धारण करने के लिए वो कुछ चूज कर सकता है, या जैसी उसकी अवस्था रहती है पुरुष चूज तो करता है, पर चूज करने के बाद मिलेगा। जैसे मैं प्रधानमंत्री का पद चूज कर लिया, मुझे मिल जाएगा? चूज कर लिया, मिल जाएगा क्या? मैं किसी घर में जाना चाहता हूं, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो चूज करना एक बात है, योग्यता होना भी कोई बात है। तो योग्यता के साथ ही कोई अवसर मिलता है। ऐसी परिस्थिति में वो नया शरीर किस बेस पे, किस आधार पे धारण करता है? देखिए, अभी जब जीते समय, जब उसका शरीर छूटते समय, जब उसका ये होता है जिसको स्वप्रभावीकरण बोलते हैं, उस समय वो किसी चीज को अच्छा, किसी चीज को ये बुरा ऐसा मानता है, स्वरूप कुरूप मान के वो आगे के लिए परिस्थिति तय करता है। तो सबसे पहले वो वहां जाता है जहां पर वह उसका परिवार है, या जिसको वो परिवार स्वीकारता है, तो वहां चला जाता है। वहां जब अवसर आता है तो वहां उसको मिलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब तत्काल शरीर धारण करे, या यदि अवसर हो तो मिल जाता है तत्काल। यदि श्रेष्ठ जीवन है तो, और वो चाहे तो उनको जहां चाहे वहां मिलता है। जैसे दिव्य मानव यदि चाहे कहीं, तो उनको हर जगह मिल जाएगा, जब चाहे तब मिल जाएगा। लेकिन जो एकदम भ्रमित है वो चाहेगा तो उसको नहीं मिलेगा। तो वो ही है ना एक चीज। वो भैया, मुझे ये जिज्ञासा है कि बाबा के जो प्रश्न थे वो अलग थे, कि जैसे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, शास्त्र प्रमाण है या धारक वाहक प्रमाण है, शब्द प्रमाण है या प्रणेता प्रमाण है, और उन्होंने संयम किया तो कुछ अलग ही निकला, पूरा मध्यस्थ दर्शन निकला। तो ये उन्होंने उसके बारे में बताया क्या तालमेल है? क्योंकि क्वेश्चन अलग थे, प्रश्न अलग थे, और आंसर तो कुछ अलग ही निकले। नहीं, आंसर तो वही निकले। हाँ। जैसे शास्त्र प्रमाण है कि प्रणेता प्रमाण, तो बोले प्रणेता ही प्रमाण है। व्यक्ति प्रमाण बोले ही है, अनुभव प्रमाण है। व्यक्ति प्रमाण को भी 3 भागों में बांटा, व्यवहार प्रमाण, अनुभव प्रमाण और प्रयोग प्रमाण। तो उन्होंने कभी कल्पना तो किया नहीं था कि ऐसा मध्यस्थ दर्शन जैसा कुछ होगा, या जो परमाणु गठनशील परमाणु, गठनपूर्ण परमाणु, तो उनको कुछ नया चीज निकला। तो वैसी क्वेरी तो उनकी रही नहीं। नहीं, उसका उत्तर था क्या ना कि ब्रह्म जो है से जगत पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उनको उत्तर मिला कि नहीं हुआ है। अस्तित्व नित्य वर्तमान है, ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था में जीना है, ये सारी चीज आई।
तो उस प्रश्न के उत्तर में ही तो सारे दर्शन आए। ठीक है। भैया, राकेश भैया के सेशन में ऐसा कहा गया था कि अनुभव संपन्न होने के पश्चात आचरण पूर्णता को प्रमाणित करने के लिए बाबा जी ने प्रयत्न किए, परिवार में उसे प्रमाणित। तो वो जो पूरा दौर है वो 5 साल जितना समय लगा उसमें, ऐसा उन्होंने कुछ कहा। तो उन्होंने कैसे क्या किया, मतलब वर्तमान समय में उनकी परिवार में जो और उनकी सामाजिकता में जो उनकी भागीदारी थी, उस अपने आप को कैसे संजोया उसमें, उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा, उस प्रोसेस के बारे में? देखिए, पहले जो जीना बताया कि एक आदर्शवादी विधि से जीना था, उसमें बहुत बड़ा भाग इसको छूना, उसको नहीं छूना, इसको खाना, उसको नहीं खाना, ऐसे बहुत सारी चीजें थी ना। उसको उन्होंने मॉडरेट किया, माने कोई भी व्यक्ति उनके साथ उठ बैठ सके वैसा उन्होंने आचरण को पहले बनाया। पहले मुश्किल है, ये जो आदर्शवादियों के यहाँ आप गुरुजी के पास जाओ, वो वहाँ बैठेगा, गुरुजी ऊपर बैठेंगे, वो पूरा एक सिस्टम था पूरा, है ना। उसको उन्होंने पूरा बदला, तो वैसे खान पान को भी बदला, सोने के उठने के जो एकदम सुबह 3 बजे 2 बजे उठो, और वो सब को बदल के काफ़ी मॉडरेट उस जगह कर दिए उसको ना। कोई भी घर में आ सकता है, जाति धर्म भाषा इन सब चीज़ों को उन्होंने बंद किया। तो ये किया। खेती पर उन्होंने थोड़ा विशेष ध्यान दिया, खेती को बढ़ाया, अच्छे ढंग से किया। लोगों के आने जाने वाले प्रक्रिया शुरू किया, पहले आते जाते नहीं थे। तो ऐसे जो भी जरूरत होती है सामाजिकता के लिए उसको किया। भैया, ये जो जीवन परमाणु है, जब ये संक्रमण होकर गठन परमाणु होता है तो एक ही तरह की स्थिति होती है सभी की। तो फिर ये जो जानवर शरीर को चलाता है और सेम अगर मानव शरीर को चलाता है, तो ये फिर कल्पनाशीलता में अंतर कैसे जाता है, या कोई और वो है कि मतलब अपग्रेडेशन होता है कुछ उसका? जानवर के शरीर को जब चलाता है तो उसमें मन जो है एक्टिव रहता है और बहुत थोड़ा सा विचार। जब इच्छा काम करने लगती है तब वही वो मानव शरीर में आ पाता है, नहीं तो मानव शरीर में नहीं आ पाएगा। जिसकी इच्छा नहीं है, जिस चित्रण प्रक्रिया जिसकी एक्टिव नहीं हुई है, वो मानव शरीर को नहीं चला पाएगा। तो उतना जीवनी क्रम में होता है तभी वो मानव शरीर को चलाने आता है। भैया जी, जैसे अब तक हम जो आस्था में जो मानते हैं, हनुमत बाबा, साईं बाबा जी, जो भी हमारे ये आस्था बनी हुई है, तो अब जब व्यापक को समझा तो उनको हम कहाँ स्थान दें? देखिए, कोई भी बाबा वो तो कोई मनुष्य है, जागृत कोई जीवन है। हो सकता है जागृत हो सकता है समाधि तक पहुंचे हो सकता है ध्यान में हो। अरे कोई ना कोई अच्छाई तो होगी ना भाई। किसी व्यक्ति के साथ हम आस्था कर रहे हैं, उसमें कोई अच्छाई होती ही है। बिना अच्छाई के तो कोई आदमी होता ही नहीं, तो कोई अच्छाई होगा ही। तो इसका मतलब वो कभी न कभी यहाँ इस धरती पर रहे हैं और वो इस जागृति को, परंपरा को चलाने के लिए सहायक रहे हैं। हाँ, जैसे बाबा जी भी तो उसी परंपरा से आए ना जी, तो उस परंपरा से मदद तो हुई है भाई। जो भी बोला कि मनुष्य को मार के नहीं खाओ, माने उसने कोई बड़ी बात बोली ना। लूट के नहीं खाओ, बड़ी बात बोली। कोई यदि वैसा प्रैक्टिस करके मांग के खा रहा है, लूट नहीं रहा है, कम से कम प्रेरणा तो दे ही रहा है कि लूटो मत भाई, ऐसे करके भी जिंदा रह सकते हो। तो इन लोगों ने जो संयमित होकर जीने के लिए रास्ता तो दिखाया। तो ये एक चीज है, इतना तो प्रमाण उनसे हो ही रहा है ना। और लोगों का, कुछ लोगों का भला ये करते ही है। देखिए, 1-2 बदमाशी दिन निकल भी जाएं, इसका मतलब थोड़ी कि पूरी परंपरा खराब है। अच्छे लोग तो हैं ही है ना भाई परंपरा में। हाँ भैया, इधर शाबाश। अभी आपने भी ध्यान आकर्षित कराया था कि बाबा जी को तो संयम काल में अध्ययन किया और मूल्यों का ही उनको बोध, साक्षात्कार बोध हुआ। पहले अनुभव से पहले बोध होता है, ये सूचना है।
अभी हम लोगों के पास जो सूचनाएं आई और संबंधों की पहचान है, वहाँ मूल्यों की सारी एक मान लीजिए सूचनाएं आ गई, तो हमें तो जीने के क्रम में साक्षात्कार बोध की बात है। तो एक बार उसे थोड़ा सा दोबारा स्पष्ट करें कि वहाँ मूल्यों का कैसे उनको मान लीजिए उसको कैसे रिलेट कर रहे हैं। हमें तो अनुक्रम से सूचनाएं आ गई कि अनुक्रम से सभी संबंध बने ही हुए हैं, तो वो स्वीकृति, निश्चित स्वीकृति जो होती है बाबा को उस समय वो कैसे होती है, और हम लोगों में वो क्यों इतनी दृढ़ता नहीं होती है? नहीं, बाबा जी में कुछ चीजें बहुत दृढ़ है। जैसे गुरु जी ने बोला बनारस चले जाओ, है ना, 1 साल साधना करो, हमको बोलेंगे हम जाएंगे, मैं तो नहीं जाने को तैयार। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं कि अच्छा उन्हीं का क्यों माने। देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो अपने गुरु जी का ही क्यों मान रहे हैं, किसी का भी क्यों नहीं मान रहे। तो उन्होंने पहचान लिया कि ये बहुत ऊंचे व्यक्ति हैं और उनका उन्होंने एक एक चीज मान लिया, हम एक को भी नहीं पहचान पा रहे। तो एक तो उनमें बड़ी क्षमता थी ही ना कि उन्होंने श्रेष्ठ को पहचाना, जो वाकई में श्रेष्ठ थे उसी को श्रेष्ठ पहचाना। दूसरा उनका वो अक्षरशः आज्ञा पालन कर पाए, हम नहीं कर पाते। तो ये जो दृढ़ता है वो श्रेष्ठ है माना है, उस मानने में दृढ़ता उनकी थी। हम बाबा जी को श्रेष्ठ मानते हैं, हम नहीं मान पाते बहुत सारी चीजें, उनकी बातों को, कुछ कमियां तो हैं ही हम। ये दूसरी उनमें क्वालिटी थी और यही सब क्वालिटी तो उनको साधना में ले गया। ऐसा थोड़ी कि साधना में सब अनुकूलता है। भाई भोजन ही नहीं मिला, 3.5 साल पत्ते खा के रहे, कंदमूल खा के रहे, छोटी बात थोड़ी, 1-2 दिन थोड़ी। और मुझे लगता है कि हम लोगों को जितनी तकलीफ आती है बाबा जी को उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा तकलीफ आई, कम से कम 10 गुना। वो चर्चा करने की बात नहीं होती है, लेकिन उनको ज्यादा तकलीफें हुई है, उसको उन्होंने झेला है और उसमें शांत रहे, उसको पचा लिया। तो ये तो हुआ ही। हमको उससे कम, उनसे हमको कम तकलीफें मिल रही है, बहुत ज्यादा अनुकूलता मिल रही है। जी मानव को मानव शरीर ही मिलता है, और यदि कोई चाह ही ले कि गधा घोड़ा चाहिए तो कोई रोक भी नहीं सकता। जी अगर मानव को मानव का शरीर ही मिलना है तो फिर वो जीव में क्यों जाएगा? मिलना नहीं है, वो तो चाहने से होता है। मिलना माने क्या है? तो चाहता तो कोई भी मानव नहीं है भैया। मानव तो चाहेगा ही नहीं, ऐसे तो पशु भी चाहेगा कि मेरे को भी जीवन मिल जाए मानव का। तो बढ़िया, इसीलिए तो मानव बन रहे हैं। नहीं, पर यदि कोई चाह ही ले कि हमको घोड़ा बनना है, हमको शेर बनना है, तो रास्ते तो खुले ही है ना भैया। वो रास्ता भी है तो फिर पशु वाला भी रास्ता भी होगा ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं, पशु चाहेगा ऐसा क्यों नहीं? उसमें इच्छा ही तो नहीं जागृत होती। वही जीवनी क्रम में उनमें इच्छा नहीं बन पाती है, इच्छा मानव में बन पाती है। उनमें आशा मुख्य रहता है, थोड़ा सा विचार होता है। अगर मानव अगर पशु में चला जाएगा तो उसकी भी तो चेतना उसके साथ ही चलेगी, तो फिर वो पशु जो है वो फिर तो उसका जो जीवन होगा फिर वो कैसे चेंज हो जाएगा उसके अंदर? नहीं, वो तो शरीर के अनुसार काम करने को बाध्य है। वहाँ न वो टीवी देख पाएगा, न वो म्यूजिक सुन पाएगा, बन ही नहीं पाएगा ना वो तो। न वो खीर खा पाएगा, न वो पढ़ाई कर पाएगा, तो उसको बहुत ही ज्यादा बेकार लगेगा। जैसे हमारे जैसे लोगों का भी बोलो तुम खाओ और मस्त रहो, पड़े रहो, हम नहीं रह सकते। पर गाय को यदि आप बांध दो, खाओ और पड़े रहो, वो खुश रहेगी। गाय को, बैल को, भैंस को खुश रहती है। तो आज भी मानव ऐसे हैं सर जो खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं सड़कों के ऊपर? नहीं नहीं नहीं, उनको घूमने को चाहिए। बहुत से ऐसे मानव है जी, देखने को मिल रहे हैं। यदि है तो फिर उनको मौका मिल सकता है उधर। चांदनी चौक में गुरुद्वारे के बाहर इतनी जनता के अंदर खड़े होते हैं भिखारी लोग, और सुबह चाय मिलती है गुरुद्वारे से, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, 2 रोटी दाल मिलती है। उसके बाद में फिर वो जाके सड़कों पे सो जाते हैं, उनको फिर वही लाइन खड़ी हो जाती है। हमारे जैसा कोई दूसरा भाई होता है, हमको सुबह चाय पिलाता रहता है, वो क्या फिर? वो भी तो मानव ही हुआ ना सर। नहीं भैया, थोड़ा ध्यान से देखिए, वो क्या 16 घंटे 18 घंटे सोता है, 20 घंटे सोता है? देखिए, हम थोड़े समय के लिए 2-4 लोगों को देख के एक आदमी की पूरी जिंदगी सोच रहे हैं। उसका पूरा दिन सोचने जाएंगे तो ऐसा नहीं है।
खाना खाने के बाद तो कोई कितने घंटे सो सकता है भाई। देखिए नींद नहीं आती तो लोग गांजा भांग ये सब पीते हैं ताकि नींद आए, नींद को बढ़ा सके। काफी मेहनत करना पड़ता है, सोने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती है लोगों को। तो ऐसा नहीं है जैसा हमको दिखता है। कुछ लोग हैं कम मेहनत से खाने मिल जाएगा खाने के बाद इनके अलग अलग कार्यक्रम होते हैं।